अभी रिसेंटली भागलपुर के एक हिस्सा आपने सुना होगा कि क्या पता पुल है बीचों बीच से धंस गया था। लोग कहते हैं कि उस ब्रिज को तोड़ने के लिए भग्गू सिंह का नाव चलता था सुन में, तो जो उसको बना लिया गया था कि उस ब्रिज को ताकि वो जो शिप चलता है पुल पर इतने लोग जमा हो गए कि पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो क्या कि उस ब्रिज की कहानी कई बार हम लोग सरकार को बताया मौखिक जा करके कि स्थिति ख़राब है, उसको रिपेयर कराइए। कई वीडियोस में हम लोगों ने दिखा दिया, जो प्रोटेक्शन वॉल देखते टूटा हुआ वो पिछले साल के वीडियोस में हमने दिखाया था। जिस दिन पुल गिरा उससे लगभग 10 दिन पहले सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण लिए, उससे 3-4 दिन पहले महकमे के कई अधिकारी हेलीकॉप्टर से आए थे भागलपुर ब्रिज को देखने के लिए और देख करके गए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने बिहार और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवेज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग, सटीक जानकारी और बेहतरीन प्रस्तुति के कारण जिन्होंने दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनाई। आज हम बात करेंगे वे फॉर यू चैनल के संस्थापक और होस्ट का। आज हम इनके सफ़र, चुनौती और सफलता की कहानी और भारत के विकास से जुड़े कई रोचक विषय के बारे में खुलकर बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं उनसे। तो अरुण जी, आप बताइए कि इस जर्नी में आप कब से जुड़े हुए हैं? कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करना तो हम 2020 में शुरू किए। उससे पहले टेलीविज़न पत्रकारिता में 15 साल हमने काम किया। बिहार का रहने वाला हूँ मैं, और जब वो बिहार आए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो सोशल मीडिया के क्षेत्र में सबसे पहले पॉलिटिकल कैंपेन करते थे हम, उससे समय बच जाता था तो हम इसको हॉबीज़ के रूप में ऐसे ही टाइम पास करने के लिए यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियोस बनाते थे। लेकिन जब कोविड का दौर आया उससे पहले हमने सोचा जो कि इसको एक प्रोफेशनल वे में शुरू किया जाए। तो कोरोना से पहले हमने बैंक से लोन लिया, प्रोफेशनल एक चैनल के तौर पर सेटअप लगाई पटना में, और हमने ऑफिस शुरू किया। स्टाफ रिक्रूट करने ही लगे थे, तब तक में कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया। पूरा वो जो एक समय में पूंजी लगाया वो सब बैठ गया। 1-2 महीना ऑफिस बंद रहा, फिर वो उसको अपनी कार में ही हम सारा सेटअप को खोल के घर अनइंस्टॉल करके लाए। फिर लगभग 3 महीने बाद हमने ऑफिस खाली किया, सारा फर्नीचर बेचना पड़ा। तो घर वाले बहुत नाराज़ हुए कि भाई एक चीज़ शुरू किए थे वो तो अब ख़त्म हो गया आपका। तो मुझे लगता था ना कि इतने लोग तो काम कर रहे हैं ना, और मैं करूँगा क्या, बैठा तो नहीं रहूँगा। तो कोविड में खाली टाइम में बाइक लेके ऐसे जाते थे चुपचाप, घर वालों को बताते थे कि मैं आ रहा हूँ घूम करके सब्जी लेकर या कुछ भी ऐसे। और प्रेस लिखा था गाड़ी में तो रुकता नहीं था कोई, जाके वीडियोस बनाते थे। इसी दौरान गांधी सेतु को हम शूट करने गए थे, तो वहाँ पर एक इंजीनियर ने कहा कि हम लोग को तो कोई तब रिकॉर्ड करता है जब यहाँ नारियल फूटता है, या तो प्रोजेक्ट शुरू हो या प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो, जब मीडिया तभी आती है हमारे पास, अदरवाइज कोई नहीं देखता। तो मुझे लगा कि क्योंकि हम टेलीविज़न में इनपुट में काम किए या रिपोर्टिंग में काम किए, तो हमको लगता रहता कि हम इंडिविजुअली में बहुत सारी खबरें छूट जाती थी। एक जगह एक ही आदमी 10 जगह नहीं जा सकता था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म अगर आप चला रहे हैं तो हमको लगता था ये खबर कम इंपॉर्टेंट था, वो छूट गया हमारा। फिर मुझे लगा कि अपने आप को एक सेक्टर अलग कर लेना चाहिए और ऐसा ही कोई बीट लेके चलना चाहिए जो हम कर पाए। तो हमने डेवलपमेंट को एक बीट बना लिया अपने लिए और उसको हम रिकॉर्ड करने लगे। और बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं कि आज हम देश के सबसे बड़े डेवलपमेंट दिखाने वाले इंडिविजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी तो ये तो रहा आपका यूट्यूब जर्नी का बात, इससे पहले आप क्या करते थे? जैसे आप तो कोविड के बाद जो आप हमने बताया ना अभी आपको कि हम ने कहाँ तक पढ़े हैं, क्या किए हैं? ग्रेजुएशन हमने 2001 में हमारा हुआ, 97-2000 था। फिर हम पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गए, और पढ़ाई के दौर से ही हम पत्रकारिता के लिए काम करने लगे, कुछ न कुछ करते थे। फिर दूरदर्शन से कैरियर शुरू हुआ, विभिन्न चैनलों से होते हुए आज सोशल मीडिया तक हम पहुँचे। यानी कहा जाए तो आप पहले टीवी वगैरह में भी अपना रोल को आजमा चुके हैं। ना, वहाँ जर्नलिस्ट थे, खबरें बनाते थे, वहाँ खबर वगैरह बनाते थे। हाँ। उसके बाद खुद का मुकाम आया, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया कि सबको अपना अपना चैनल बनाने का और खुद का जो प्रदर्शन है, जो भी अपने अंदर हुनर है उसको प्रदर्शित करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी में आप अपना जर्नी का हो गया। अरे अच्छा, ये बताइए, तीनों प्लेटफॉर्म मिला के आपका सब्सक्राइबर कितना होगा? लगभग 17 लाख के आसपास है। 17 लाख। 17 लाख कोई छोटा आंकड़ा है नहीं, वो बहुत बड़ा है। और मेनली हमारे लिए तो छोटा ही है अभी। जितना मेहनत हमने किया है, जी। अगर हम कुछ और दिखा रहे होते तो हमारे
कई मिलियन सब्सक्राइबर नहीं तो लेकिन क्योंकि हम जो चीज़ दिखा रहे हैं वो बहुत शालीन है, बहुत शालीन है और जरूरी चीज़ है, उसको देखने वाला एक क्लास का लोग है, क्लास के लोग हैं। हाँ, तो वो आम लोगों के लिए कंटेंट मेरा बनता नहीं और आम लोगों को मतलब भी नहीं इन चीज़ों से। तो अगर हम वही इंटरटेनमेंट दिखा रहे होते या आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहे होते तो आज सब्सक्राइबर ज़्यादा होता, लेकिन ठीक है, हम जो कर रहे हैं सुकून है मुझे। आप मेनली बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही दिखाते हैं या फिर ओवरऑल इंडिया को कवर अप करना है? देखिए, बिहारी हूँ और शुरू किया बिहार से, तो होता क्या है कि बेस तो वही है, तो आसपास में जो चीज़ें मिलता है उसको तो रिकॉर्ड करते हैं। बिहार के हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट को हमने रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा हम नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात तक जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो आसाम का सबसे बड़ा ब्रिज धौला सैदिया ब्रिज हो, चाहे वो देश का सबसे बड़ा रेल पुल जो असम में बना है बोगीबिल ब्रिज हो, या फिर असम में अभी भी हाल में बना है भूपेन हजारिका सेतु, उसको हमने रिकॉर्ड किया है। तो ऐसे कई डेवलपमेंट कार्य है जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुजरात तक। गुजरात में चाहे बुलेट ट्रेन अभी शुरू हो रहा है, बुलेट ट्रेन के लगभग हर बड़े स्टेशन को हम यहाँ से जाके रिकॉर्ड किए हैं। कश्मीर में चिनाब ब्रिज बना, उसको रिकॉर्ड किया हमने। रामेश्वरम में पम्बन ब्रिज बना है, समंदर के ऊपर ब्रिज बना है, तो ट्रेन चलती है, जब से बनना शुरू हुआ और उद्घाटन तक की तस्वीरों को हमने रिकॉर्ड किया। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो जहाँ मौका लगता है, परमिशन मिल जाता है, रिकॉर्ड करते हैं। शुरुआत तो दिक्कत होती थी, लेकिन अब मिल जाता है परमिशन, अब मिल जाता। तो अच्छा ये बताइए, अभी रिसेंटली भागलपुर के एक हिस्सा आपने सुना होगा कि क्या बोलता पुल है बीचों बीच से धंस गया था, उसके बारे में आप कुछ बताएं, खासकर आप तो बिहार से हैं, वो तो कवर अप किए ही होंगे ऑब्वियसली। उस पुल की कहानी तो क्या कहूँ मैं, मेरे माथे पर एक दाग है ये। अच्छा, ठीक है, शायद कहीं होगा, अभी नज़दीक से दिखेगा। वो दाग उसी ब्रिज ने दिया है। उस ब्रिज का जिस दिन उद्घाटन हुआ था, तो लोग कहते हैं कि उस ब्रिज को तोड़ने के लिए भग्गू सिंह का नाव चलता था समय में, तो जो उसको मंगा लिया गया था कि इस ब्रिज ताकि वो जो शिप चलता है गंगा में वो बंद नहीं हो। लेकिन ब्रिज का उद्घाटन हुआ तो इतनी खुशी थी लोगों में, हम भी उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, हम गए थे देखने के लिए। पासिंग आउट हुए थे और हम दिल्ली जाने वाले थे उससे पहले, तो पुल पर इतने लोग जमा हो गए कि पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई, रोड़ाबाजी होने लगा और पत्थर जो चला तो मेरे माथा में लगा, स्टिच हुआ। और आज दोबारा उस ब्रिज को देखने, मतलब कई बार तो रिकॉर्ड किया, अभी जब गिरा तो क्या कि उस ब्रिज की कहानी कई बार हम लोग सरकार को बताया मौखिक जा करके कि स्थिति ख़राब है, उसको रिपेयर कराइए। कई वीडियोज़ में हम लोगों ने दिखा दिया, जो प्रोटेक्शन वॉल देखते टूटा हुआ, वो पिछले साल के वीडियोज़ में हमने दिखाया था, हम बताए नहीं। लेकिन जो पुल पर काम करने वाले लोग हैं उसको दिखता है, पुल पर चल रहे हैं, उसका वीडियोज़ अगर आप दिखा रहे हैं तो अगर सामने कोई गाड़ी जा रही है तो जो इंजीनियर उसको पता चल जाता है कि ब्रिज किस पोजीशन में और क्या वाइब्रेशन हो रहा है। तो रिपेयर नहीं कराए, अनदेखी है, हम तो कहेंगे ही, और उसी अनदेखी के कारण ब्रिज गिर गया। और अनदेखी का सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ, ये कोई चैनल नहीं बोलेगा, जिस दिन पुल गिरा उससे लगभग 10 दिन पहले सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण लिए, उससे 3-4 दिन पहले महकमे के कई अधिकारी हेलीकॉप्टर से आए थे भागलपुर ब्रिज को देखने के लिए, और देख करके गए। वही जो तो क्या देखे आप, जो पुल, हाँ, आप आके देखे, क्या देखे आप? अरे जब बस वाला, ट्रक वाला रिकॉर्ड कर रहा है कि अब ये गिर जाएगा, बस वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं गिर जाएगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बता रहा है गिर जाएगा, और आप उस ब्रिज के जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो नहीं गिरेगा। अभी हाल में एबीपी न्यूज़ पर किसी एंकर ने कहा था कि अरे बार बार बिहार में ही पुल क्यों गिर जाता है। तो एक बिहारी होने के नाते हमें तकलीफ़ होता है इस चीज़ का कि हमारे स्टेट का नाम धूमिल हो रहा है, हमारे स्टेट का नाम खराब हो रहा है। तो उसने एक बड़ा अच्छा बात कहा, जो हम कहेंगे बिहार सरकार के लोग अगर सुनते होंगे हमारे वीडियो को देखें, तो मैं कहूँगा कि ऐसे ब्रिजेज पर जिन लोगों की जिम्मेदारी है और जिनके नाकामयाबी से ये ब्रिज गिर जाता है, उन लोगों की तस्वीर आप लगवा दो। ये रिस्पॉन्सिबल था और इसने अपना काम नहीं किया, इसलिए ब्रिज गिर गया। लगाओ फोटो, ताकि उसके बच्चे देखे, घर में पूछे पापा आपका तो तस्वीर देखे, विक्रमशिला ब्रिज पर लगा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था, हम ही जिम्मेदार थे, लेकिन क्या करें ब्रिज गिर गया। ताकि अगली बार आपको लगे कि भाई ठीक है, जिम्मेदारी आपकी ही है ना। रोक देते आप, ट्रैफिक रोक देते 2 दिन पहले, ब्रिज गिरता नहीं, खबरें नहीं बनती। आज बेइज्जती हो रही है, थू हो रहा है। एक टीचर ने अभी कह दिया कि अरे पंचर लगा दिया आपने काम ही ऐसा कर दिया ना। आज सोचिए, डिफेंस तब ब्रिज बनाने के लिए उतरती है जमीन पर जब देश में युद्ध का संकट आता है, जब देश आपातकाल में होता है, कोई बड़ा मिस हैपनिंग हो जाता है, तब बीआरओ उतरती है। और आपके इंजीनियरों की नाकामयाबी के कारण जो है
निकम्मेपन के कारण बिहारों को उतरना पड़ा ब्रिज बनाने के लिए। तो ये- आज देखिए स्ट्राइक हो रहा है उस पर। कल सम्राट चौधरी गए थे, कहा कि जब तक सरकार इस ब्रिज पर ट्रेवल नहीं कर देगी तब तक फ्री यात्रा करेंगे। वो 50-50 रुपए में लोग यात्रा कर रहे थे। लोगों ने कहा कि हमें फ्री में ट्रेवल कराओ, नाव वालों ने हड़ताल कर दिया। तो आप व्यवस्थाएं दो ना। जिस आम लोगों के पैसे, टैक्स के पैसे से आपके घर का चूल्हा जलता है, आप आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, वो उन्हीं टैक्स पेयर का पैसा है जो आज मांग रहा है कि हमें पुल दे दो, हमें पार करने के लिए नाव दे दो। उन्हीं का था, बचा लेते आप। अरे आपको अधिकारी उन्हीं की सेवा के लिए बनाया है, आपकी जिम्मेदारी उनके सेवा के लिए रखा गया है। बस यही कहना है, तकलीफ है, यही मैं बोला हूँ। बाकी जिनको हर्ट होता हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक बात, जैसे आप रिपोर्टिंग ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं, किन किन बातों को मतलब चुनौतियाँ आती है आप लोग? चुनौतियाँ तो अभी बोल दिया हूँ, अगली बार ब्रिज पर जाने नहीं देंगे। ये चुनौती है। चुनौती यही है, अगर आप पॉजिटिव अच्छा बता रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है। जिस दिन आप खराब बताने लगेंगे तो आप अच्छे नहीं हैं। अरे भाई जाएगा, ये पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर लेगा, पता नहीं क्या दिखा देगा, कौन सा गड्ढा दिखा देगा। अच्छा, उस दिन भी बताया कि पुल गिरा। इंजीनियर वगैरह से आप लोग का बात होता है? हाँ, बात होता है कि क्या कैसे ये सब वगैरह। तो वो लोग तो उस टाइम तो बोलते होंगे कि हाँ ये पुल, मतलब वो लोग तो बोलते हैं ना कि ये पुल 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, ये सब वगैरह। देखिए, जो लोग करता है, जो भी पुल बनता है उसका स्ट्रेंथ डिसाइडेड होता है, पुल की क्वालिटी टेस्ट होती है, तब जा कर के एक पुल ऑपरेशनल होता है। लेकिन जो पुल जो विक्रमशिला सेतु है, उसका दूसरी बात यह है कि 2001 में बना था 500 गाड़ियों की कैपेसिटी के साथ, 28-24 टन का लोड कैपेसिटी था। और आज जो ट्रकें चल रही है 100 टन लेकर के चलती है। 24 टन की कैपेसिटी वाले ब्रिज पर 100 टन की गाड़ियाँ चल रही है। दूसरा ये है, तो उसी हिसाब से उस ब्रिज का वो होना चाहिए। ये ब्रिज NHI के अंदर में है और NHI को इस पर ध्यान देना चाहिए था। आप नो डाउट आप बिहार में आइए, बिहार की सड़कें देखिए, 100% कहूँगा, जो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं उससे बहुत अच्छा बिहार सरकार सड़कें बनाती है। उसकी स्मूथ क्वालिटी है, ब्रिजेस अच्छे बन रहे हैं। आप देखिए, अभी बन रहा है, अभी उद्घाटन होने वाला है कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज, बहुत अच्छा। उसके पाए में स्ट्रक्चर में दरार आ गया था और हमको लगता है कि करीब 50 से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो काटे गए होंगे वहाँ। अच्छा, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, कोई नहीं जानता, हम लोग जानते हैं। नहीं दिखाया कि लोग को असंतोष हो जाएगा, लेकिन ये क्वालिटी मेंटेन करना है, बिहार सरकार ने मेंटेन किया। ये भी एक बात है। दूसरी तरफ पुल गिर रहा, तो पुल देखिए बाकी सब स्टेट में गिरता है, लेकिन बिहार में गिरता तो चर्चाएं ज़्यादा होती है। हाँ। अभी देखिए यूपी में गिरा 2 दिन पहले, आपने खबर नहीं सुना होगा, नहीं। लेकिन बिहार में गिर गया, पूरा देश जान गया कि विक्रमशिला सेतु गिर गया। ये अंतर है। ऐसा क्यों होता है? मतलब बिहार को ही यही तो बात है, टारगेट किया जा रहा है। बिहार के लोग में वहाँ हर आदमी, ऐसा देखा जाता है कि बिहार के लोग चारों तरफ है तो उनका ऐसा नहीं है। वो लोग का एक कहावत है कि तमिलनाडु में के लोगों को नहीं पता होगा कि किसकी सरकार आएगी या सरकार कैसे चल रहा है, लेकिन बिहार में चाय की दुकान पे एक बैठा आदमी को पता चल रहा है तमिलनाडु में सरकार कैसे चल रही है और किसकी सरकार आएगी, उसको पता है। तो इतना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, लोगों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। इसलिए बिहार की खबरों का पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोगों में की समझ जो है वो अलग है, इसलिए वहाँ की खबरें ज़्यादा चलती है। आप ये बताइए, जो आने वाला यूथ है, ठीक है, आपके जैसे अगर कोई रिपोर्टिंग करना चाहे तो उनको कुछ गाइडेंस वगैरह दीजिए कि वो किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया कहिए तो बहुत आसान है, कहिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसको समझना है और इसके सबसे पहली बात है कि 2 कैमरे लगे हैं, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, हम दोनों की बातचीत को लोग क्यों देखेगा? आप सबसे पहले इस चीज़ का सवाल ढूंढ लीजिए। आप किसी का वीडियो क्यों देखते हैं, इसका जवाब आप ढूंढ लीजिए, बस आपको लोग देखने लगे। वो आप यहाँ क्या है ना कि एक कॉन्सेप्ट लोग लेकर के चला, ये चीज़ें चल गया, अगला दिन उस पर देखिए 20 लोगों का वीडियो, अगले दिन उस 20 में से अगर 10% व्यू 20 ने ले आया तो अगले दिन 40 लोगों का। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है, जिधर लोग भाग रहे हैं उसी तरफ भाग रहे हैं। तो आप जो चीज़ दिखाना चाहते हैं उन चीज़ों को लोग क्यों देखेगा और उसको कैसे आप दिखाएंगे, वो आप सोच करके चलिए। 2 ही 3 चीज़ लोग देखने आता है, या तो इन्फॉर्मेशन देखना लोगों को, या एंटरटेनमेंट देखना लोगों को। तो आप 2 में से कोई चीज़ बना लीजिए, या तो इंटरटेन कीजिए लोगों को या इन्फॉर्मेटिव बनाइए लोगों को। हमारे काम या पढ़ा दीजिए लोगों को, आज पढ़ने का भी लोग चीज़ें देख रहा है। तो हमारे काम का जो चीज़ है हम देख लेंगे। मतलब बेसिकली आप जो है यूथ को ये सलाह दे रहे हैं ताकि वो आप
किस फील्ड में जाना चाहें वो उन पे डिपेंड करता है। आप चूज करें कि कौन सा पार्ट। और सोशल मीडिया ही क्यों, अब देखिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा फैक्ट, अच्छा फैक्ट बता रहा हूँ आपको। यूट्यूब फेसबुक ये कहता है कि हमारे प्लेटफॉर्म से 2% लोग साल भर में एक बार पेमेंट पा पाते हैं। साल भर में एक बार नहीं, 98 लोग ऐसे हैं जिसको साल भर में पैसा नहीं आता है। 100 में से 2 ही लोग ऐसे हैं जिसको साल भर में एक बार पेमेंट आता है। अच्छा। उसमें से 1% लोग ऐसे हैं जिसको क्वार्टरली पेमेंट आता है, और उसमें से आधा % लोग हैं जिसको मंथली पैसा आता है, और उसमें से 0.25% लोग हैं जिसको वो अर्न ऐसा कर रहा है कि उसका रोजी रोटी चल रहा है, और 1% लोग 0.01% लोग ऐसे हैं जो बहुत वेल अच्छा कमा रहे हैं। उसी का उदाहरण लोग देख रहे हैं, उसी का तो देख के अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। अब है क्या, बाकी जो 100 लोग काम कर रहे हैं 0.1 में से, माने 1000 में से एक आदमी बहुत अच्छा कमा रहा है, बाकी जो 9999 मतलब 999 लोग हैं वो बेवजह टाइम दे रहा है। आप मिट्टी अगर आप कोड़ना जानते हैं ना, तो मिट्टी कोड़ने का भी पैसा लोग कमाते हैं तो आप पहले जस्टिफाई कीजिए आपकी हुनर किस चीज़ का है, आप में क्या, आप में हॉबीज़ है और क्या करना चाहते हैं, आप वही काम कीजिए। आप सोशल मीडिया के लिए बने हैं, सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं, वो पोटेंसी है तो कीजिए, और नहीं है तो कुछ और कीजिए। बेवजह 2 साल समय यहाँ देने के बाद आपको पता चलेगा अरे यार हम तो सक्सेस ही नहीं हुए, लोग तो हमको देखता ही नहीं है, या इसको पकड़ लेंगे तो हमारा वीडियो चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका वीडियो आप ही के बदौलत चलेगा, किसी और के बदौलत नहीं चलेगा। आपके टीम में कितने मेंबर हैं? अभी तो 2-3 लोग हैं, कभी कभी 10-12 भी होते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से उसको बढ़ा लेते हैं, ज़रूरत के हिसाब से घटा लेते हैं। अभी अर्निंग कम हो गई क्योंकि फेसबुक ने अपना अर्निंग जो है लगभग 90% कम कर दिया। अब जो वीडियोस पर 1 लाख व्यूज़ पर $20 आते थे, वो 1 लाख व्यूज़ पर $1 आता है। अब सोचिए कितना % हुआ, पूरा एकदम कम कर दिया। हाँ, डाउन कर दिया ग्राफ। 10% भी नहीं हो, 5% भी के आसपास हो गया। तो ऐसे ही है, अब वो अर्निंग ऐसे हो गया। एक्सपेंस आपका वही है, एक्सपेंस बढ़ गया। आपका कैमरा लगभग 2.5-3 लाख का कैमरा है, 2.5-3 लाख का ड्रोन है, ऐसे 3-4 कैमरे हैं, गाड़ी का एक्सपेंस है, आप जो टीम मेंबर है उसका एक्सपेंस है, वो करके जाएंगे, फिर वीडियो चलाएंगे आप, तो कुछ पैसा स्पॉन्सर से आएगा, कुछ पैसा आपको सोशल मीडिया से आएगा। इन सब को मिल करके कभी कमा लेते हैं, कभी खर्च चल जाता है, कभी जो है माइनस में भी चलता है। ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही है? नहीं, बहुत ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी तो पिछले 2 महीना पहले हमने 5 लाख रुपए लोन लिया, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वैसा है, फिर उसको रिकवर कर रहे हैं, तो ऐसा भी रिकवर कर रहे हैं। कभी डाउन में जा रहा था, अपना काम करते हुए जाना चाहिए। जो आप क्योंकि कर रहे हैं। नहीं, हमने 20 साल कर लिया ये, हमको वीडियोस बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं आता, तो हम यही करेंगे, कुछ और आता होता तो कर लेते। तो वही चीज़ें हैं, और बाकी अब जो है ये प्रोफेशन पैशन की तरह है, इसको करते जा रहे हैं। आपके अनुसार अगले 10 साल या 5 साल में बिहार का भविष्य या फिर डेवलपमेंट का भविष्य किस तरह से उजागर होता है? देखिए, बहुत तेज़ी से देश आगे बढ़ रहा है, रफ्तार, सड़कों की रफ्तार बढ़ रही है, गाड़ियाँ भी बढ़ रही है, लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, लोग मेहनती हैं, उसके हिसाब से चीज़ें बदल भी रहा है। और आज देखिए तो देश में कभी 40 की स्पीड में गाड़ी चलती थी, गाड़ी पे स्पीड लिमिट लिखा होता था, आज जो है 120 की स्पीड में भी गाड़ी चलती है। ऐसी भी सड़कें हैं, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जीटी रोड से भी आज हम चल के आए हैं पटना से, तो जीटी रोड देख करके जब वो बना होगा तो कभी शेरशाह सूरी ने नहीं सोचा होगा ये 6 लेन का हो जाएगा और इस पर जो 100 की स्पीड से गाड़ी चलेगी। और आज देखिए 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, पटना से लोग 4-5 घंटे में धनबाद पहुंच जा रहे हैं। तो ये समय है, देश में बुलेट ट्रेन भी चलाने की योजना है। एयरपोर्ट कम थे, एरोप्लेन जब हम लोग बच्चा थे तो घर से आवाज़ सुनाई देता, दौड़ से बाहर निकलते थे, हवाई जहाज देखते थे। और आज देखिए कि हम तो लग रहा है कि साल भर में 100-150 यात्रा तो हम कर लेते हैं। अच्छा, तो ऐसे ही चीज़ें बदल रहा है समय के हिसाब से। तो बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। किसी स्टेट में 1 एयरपोर्ट हुआ करता था, अभी उसी एयरपोर्ट में 5-5 एयरपोर्ट हैं, और आने वाले समय में हमको लगता है इसकी संख्या बढ़ेगी। कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें बढ़ रहा है तेज़ी से। और अगले 10 साल में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म जो है
खासकर इसके चक्कर सेक्टर में आएगा। और जो चीज़ें ग्लोबल हो जाएगा, चीज़ें ये समझ लीजिए, जो चीज़ धनबाद में मिलेगा वो चीज़ अगले दिन दिल्ली में मिलेगा, ऐसा सिचुएशन होगा, ऐसा होने वाला है। पहले होता था कि पहले दिल्ली दूर में है मिलता था। और आज सोचिए 3 घंटे में लोग दिल्ली चले जा रहे हैं। और आज चीज़ें ऐसे ग्लोबल हो गई कि यहाँ बैठे बैठे लोग लाखों का फ़ोन घर में मंगा ले रहे हैं। आज उसी फ़ोन को खरीदने के लिए लोग बाहर जाते थे, वो फ़ोन आपके घर में डिलीवरी हो रहा है। चीज़ें बदला है, तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बदल रहा है और देश बदल रहा है सच में। अच्छा, देश तो बदल रहा है, ये हर तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़र से देखा जाए तो ये देश बदल रहा है। आम जनता के नज़र से देखिए, जैसे अभी रिसेंटली पेट्रोल का दाम हाइक हुआ, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि कम यूज़ करने के लिए, ठीक है, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, देश कई बार कई चुनौतियाँ आती हैं देश में, जो लोग चला रहे होते हैं। 2-3 चीज़ें हैं। पेट्रोल डीजल के उपयोग को कम करने के लिए सरकार को कहना, उसका 2 रीज़न है। एक तो आपकी सस्टेनेबिलिटी दूसरे सेक्टर में बढ़ेगी, आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब डीजल पेट्रोल से आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी, पोल्यूशन कम होगा, और जो है कि इलेक्ट्रिक वाहन पर लोग शिफ्ट होंगे तो शहरों में जो है आसान हो जाएगा वो। और दूसरा, जो सरकार ने कहा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कीजिए, तो इसमें क्या होगा कि पहला बात तो पोल्यूशन पर कंट्रोल होगा, दूसरा है तेल के यूजेस कम होंगे, और धीरे धीरे आदत जब बनेगा तो अपने आप जो है, जैसे सीएनजी जब शुरू हुआ था दिल्ली में, तो कोई कह रहे थे कैसे हो जाएगा, और आज के समय में देखिए सीएनजी से पूरे देश भर में गाड़ियाँ चल रही हैं। तो वैसे ही है कि कोई चीज़ की शुरुआत करनी पड़े। रही पेट्रोल डीजल का दाम, तो ये सरकार की पॉलिसी है और इस पर पॉलिटिकल लोग ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे। दाम बढ़ रहा है, चिंताजनक है, इसको कंट्रोल किया करना सरकार को का काम है, करना चाहिए। कई रीजन हो सकते हैं इसके, ये तो पॉलिटिकल चीज़ है, लेकिन इसको कम ज़्यादा रखना सरकार के उस पर है। और सरकार अपना रेवेन्यू इसके थ्रू जनरेट करती है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन पेट्रोलियम से होता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन से होता है। तो इस पर तो पॉलिटिकल चीज़ है, वो सरकार को डिसाइड करना चाहिए, लेकिन आम आदमी के दृष्टिकोण से करके हैं तो उसको कंट्रोल रखना चाहिए, कम से कम बढ़े तो लोगों के लिए ज़्यादा हितकारी होगा। चलिए, बहुत बढ़िया अरुण मेहता जी से बात करके, और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे दर्शकों को या फिर अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही डेवलपमेंट के जितने भी भारतीय में जो भी हो रहा है आप दिखाते रहे अपने चैनल से, और साथ में आप मेरे चैनल के बारे में भी कुछ बोल दीजिए दर्शकों से। वीडियोज़ आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ भी इनका वीडियोज़ आया है, आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या बताएं आपको, ऐसे ही वीडियोज़ ये लाते हैं, हम भी मिल गए आज पकड़ के, हमारा भी इंटरव्यू कर लिया। ऐसे ही कोई शख्स मिलेंगे फिर पकड़ के इंटरव्यू कर लेंगे। तो ऐसे देखते रहना, तो सब्सक्राइब कीजिए। इंटरव्यू करना तो मेरा काम है। और जो जैसे आप अपना सच्चाई दिखाते हैं, वैसे हम आप लोग का सच्चाई दिखाते हैं, यही हम लोग का काम है। तो चलिए, मिलते हैं और एक ऐसे ही फैक्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।